गुड मॉर्निंग। कल वाला टॉपिक था वो चंद्रगुप्त से रिलेटेड था, चंद्रगुप्त फर्स्ट से। और आज जो टॉपिक है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ओके, समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो कब तक चला था? 335 से लेकर 375 तक चला था, सी कॉमन एरा तक। ओके, समुद्रगुप्त वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द गुप्त डेनेस्टी। समुद्रगुप्त था वो गुप्त जो साम्राज्य था उसका एक शक्तिशाली शासक हुआ। ओके, सबसे बड़ा शासक समुद्रगुप्त हुआ। सम फॉरेन ऑथर्स कॉल हिम द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और भारत के जो कई विदेशी लेखकों को बुलाया हिम द नेपोलियन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ कॉन्क्यूस्ट एंड एक्सपेंसिंग। अब इसके अंदर जो समुद्रगुप्त ने विजय और विस्तार की नीति के कारण जो ये बाहर से विदेशी लोग आए थे उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी। ओके, वी गेट टू नो अबाउट हिज रीजन थ्रू एंड इनस्क्रिप्शंस ऑन ए पिलर इन इलाहाबाद। और हम इलाहाबाद में एक प्रशस्ति जो शिलालेख है वो लिखी गई है, शिलालेख के माध्यम से अपन उसके शासनकाल के बारे में जान सकते हैं। दिस पिलर inscriptions is also called प्रयाग प्रशस्ति। जो स्तंभ शिलालेख लिखा गया है उसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। ओके, जो इलाहाबाद जो शिलालेख लिखा हुआ है इलाहाबाद प्रशस्ति, उसे इलाहाबाद में उसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जा सकता है। इट वॉज रिटन बाय हरीश सेन। इसको किसने लिखा था? हरीश सेन ने लिखा था। ओके, प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? हरीश सेन। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे, पोएट थे, कवि। द प्रशस्ति डिस्क्राइब्स द विक्टोरीज ऑफ समुद्रगुप्त। प्रशस्ति ने समुद्रगुप्त जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसके अंदर समुद्रगुप्त के जो जीते हुए प्रदेश हैं जीत का वर्णन किया गया है कि इसने किस प्रकार से कई राजवंशों और कई जगहों को जीता है उसके बारे में बताया गया है। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने कौन कौन से प्रदेश जीते थे और किस तरह से। ओके, The defeated 9 rulers in Aryavarth and annexed their territories। अब जो अशोक था उसने आर्यवर्त के 9 शासकों को हराया। 9 रूलर्स को हराकर अपने राज्य का विस्तार किया था, उसे अपने राज्य में मिला लिया था। He defeated 12 rulers of South India। और साउथ इंडिया मतलब कि दक्षिण भारत के 12 रूलर्स को हराया था। ओके, दक्षिण भारत के 12 शासकों को हराया था। Their territories were not annexed but they had to pay him annual tributaries। ओके, अब इसमें क्या हुआ था कि जो 12 रूलर्स को हराया था तो इनकी जो जगह थी, इनका जो एरिया था उससे अपने एरिया में ऐड नहीं किया था, लेकिन इनके साथ में एक संधि की गई थी, एक समझौता हुआ था जिसके अंदर क्या हुआ था कि ये लोग 1 ईयर्स में मतलब कि 1 साल से उसके दरबार में उपस्थित होते और कुछ ऐसी संधि की गई थी जिसके द्वारा उन समुद्रगुप्त को कुछ देना होता था या फिर कुछ हेल्प करनी होती थी। ओके, ही attacked the king of Eastern India including Nepal, Assam and Bengal. They attended his court
agreed to pay tributes and followed his orders. जो नेपाल, असम और जो बंगाल का जो एरिया था उनको जीत लिया था इनके ऊपर अटैक करके, और बाद में इनके साथ भी एक संधि की गई जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ये लोग वहाँ पे जाके जो भी था, मतलब कि जो भी इनका सिस्टम होता था उसके अकॉर्डिंग ये वहाँ पे जाते थे, मतलब कि 1 ईयर से या फिर 1 मंथ से जैसे भी, और उन जो भी समुद्रगुप्त ने इसको इन राजाओं को बोला कि आप लोगों को इन आदेशों का पालन करना है, और ये लोग उन आदेशों का पालन करते थे और वहाँ पे मतलब कि अपनी जगह पे ही शासन करते थे। समुद्रगुप्त ने इनके एरिया को अपने एरिया में इंक्लूड नहीं किया था और इनके आदेशों की पालना करने के लिए सहमत हो गए थे। समुद्रगुप्त के आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो गए थे। ओके। द foreign rulers such as the Kushans, the Sri Lanka king and kings of Far East the submit to him। अब इसमें कुछ ऐसे विदेशी शासक भी थे जिनको समुद्रगुप्त ने मजबूर किया था, जैसे कुषाण थे, श्रीलंकाई राजा थे, सुदूर पूर्व के राजा थे। उन लोगों को एकत्रित किया, मतलब कि उनके साथ भी इन्होंने कुछ संधि की थी। These kings also offered their daughters for marriage, और इन राजाओं ने अपनी जो इनकी बेटियां थी उनके लिए शादी की पेशकश की। किसके साथ? समुद्रगुप्त के साथ में। यहाँ के राजाओं ने कहा कि आप हमारी बेटी से शादी कर लो, तो ऑफर किया था। आगे है, आफ्टर विनिंग ए लार्ज एरिया ऑफ इंडिया ही परफॉर्म्ड ऑन अश्वमेध यज्ञ। अब समुद्रगुप्त ने क्या किया, एक बहुत बड़े एरिया को अपने अंडर में कर लिया था, मतलब कि बहुत बड़े एरिया पे शासन हो गया था। तो उन्होंने जो भी अटैक करने के बाद में जो भी समझौते किए, संधि किए थे, उनके बाद एक यज्ञ करवाया जिसे अश्वमेध यज्ञ बोला जाता है। किस लिए किया जाता है अश्वमेध यज्ञ? एक बड़े क्षेत्र को जीतने के बाद में अपना प्रदर्शन किया जाता है अश्वमेध यज्ञ के द्वारा। ओके। द कॉम्परेटिव गोल्ड कॉइन्स बियरिंग एन इमेज ऑफ हाउस और डैम बियर सर्कुलेटेड। अब इसके अंदर क्या हुआ, उन पर जो फोटो होती है, एक छवि थी, वो उनके ऊपर जो कॉइन्स थे उनके ऊपर बनवाई गई थी। जन्म देने वाले और किस सोने के सिक्के थे वो प्रसारित करवाए। ओके। अपनी जो इमेज थी, मतलब समुद्रगुप्त संगीत के बहुत बड़े ऐसे, मतलब कि इनको संगीत बहुत पसंद था, वीणा बजाना ये सब। तो अपने जो सोने के सिक्के होते थे, जो भी सिक्के जारी किए थे, उनके ऊपर अपनी फ़ोटोज़ बनवाना, अपनी इमेज बनवाना और उनके बाद में जारी करते थे। कई सिक्के जारी किए थे। However, the area under the direct rule of the Gupta rulers was not as large as that under the Mauryan। अब इसमें क्या हुआ, जैसे हालांकि गुप्त शासकों के प्रत्यक्ष नियम के तहत क्षेत्र मौर्य के तहत उतना बड़ा नहीं था, जो जितना एरिया मौर्य शासकों के पास में था उतना गुप्त शासकों के पास में नहीं था। ओके। मौर्य के पास में ज़्यादा एरिया था और गुप्त शासकों के पास में उनसे कम ही एरिया बचा था। द किंग्स who gave taxes were not under the direct control। अब क्या हुआ कि जो कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाया जाता था, उनके जो एकदम से शासक के नियंत्रण में होता था, प्रत्यक्ष नियंत्रण में दिया जाता था। ओके। किंग ऑफ साउथ इंडिया soon disconnected them salvage। और दक्षिण भारत के राजा जल्द ही सिक्का खुदवाए थे। दक्षिण भारत के जो शासक हुए थे उन्होंने जल्दी ही सिक्के खुदवाना स्टार्ट कर दिया था। द शक पोस्ट ए न्यू डेंजर टू द एम्पायर इन द वेस्ट। जो एक शासक हुआ था, शक शासक, वो काफ़ी डेंजर था। किस साइड में? वेस्ट में, पश्चिम में। Therefore the Gupta Empire was limited only to northern India। और इसलिए
उससे ऐसे खतरा पैदा होता रहता था। इसलिए दक्षिण में जो पश्चिम में तो शासक था, शासक, जिसकी वजह से वो उन्होंने उधर मतलब अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सके। देयरफॉर द गुप्त एम्पायर वॉज लिमिटेड ओनली टू नॉर्थन इंडिया। इसलिए जो गुप्त शासक हुए थे, गुप्त एम्पायर हुए थे, उनका शासन केवल नॉर्थन इंडिया तक ही सीमित था। ओके, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया था, और जो प्रयाग परिस्थिति से समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी पता चलता है, जिसकी रचना रिटन किसने किया था, लिखा था, हरीश सेन ने लिखा था। ओके, थैंक यू।